गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और हमारा ये टीजीटी कमीशन के लिए जो है हमारी सीरीज चली हुई है बिजनेस स्टडीज की। यानी कि जो कॉमर्स का पोर्शन आएगा उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं बिजनेस स्टडीज के, उसके बारे में हम इसको पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो है लास्ट वीडियो में पढ़ा था मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब देखिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसे क्या होता है और मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से उसमें क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। सो सिंपल है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। द वर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिकेट द एग्रीगेट टोटल ऑफ ऑल पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर फोर्सेस that are outside the power of industry but that may affect its production. So basically क्या है, एक बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है जो उसके आउटसाइड के फैक्टर हैं, चाहे वो पीपल हो, अनदर ऑर्गेनाइजेशंस हो, या कोई और फोर्स हो, मे बी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन हो, लीगल हो, किसी चीज का लॉज हो, या कंपटीशन है आउटसाइड से, वो सब कुछ जो है बिजनेस का एनवायरनमेंट माना जाता है। तो इसमें बेसिकली देखिए चीजें कौन कौन सी आती है। एक आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, और लीगल इन्वायरमेंट है। ये सारे इन्वायरमेंट जो है ये डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट है बिजनेस के इन्वायरमेंट में। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो हमने अभी डिस्कस किया कि बिजनेस के एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए कस्टमर भी हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट है, सप्लायर भी है, कंपटीटर भी है। सो ये ऑल तीन जो है ये तीनों ही हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है, क्योंकि कस्टमर भी हमारा बिजनेस को अफेक्ट करता है, सप्लायर भी करता है, और कंपटीटर भी करता है। लेकिन ये तीनों ही बिजनेस का पार्ट नहीं होते। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो इनमें से कौन सी जो है स्पेसिफिक फोर्स नहीं होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। सो ये है टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। सो टेक्नोलॉजिकल कंडीशन जो है वो स्पेसिफिक फोर्स नहीं होती, वो एक जनरल फोर्स है जो बिजनेस एनवायरनमेंट या एंटरप्राइज को अफेक्ट करती है। देखिए क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस जो है वो किस प्रकार की फोर्स है, स्पेसिफिक है या जनरल है। सो ये जनरल फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट। यानी कि जो अवेयरनेस इंक्रीज हुई है हेल्थ केयर के बारे में, उस कारण जो है हेल्थ केयर के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। सो ये किस प्रकार का बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसको हम बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस। यानी कि वो दोनों इंटर रिलेट हैं। अगर अवेयरनेस बढ़ेगी तो उसके कारण जो है उस प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ट्विंकल स्टार इज वेल नोन रिजॉर्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज especially for children. However, in past 6 months, its popularity has reduced considerably by a new resort with better ambience and facilities has opened within its vicinity. Name the related nature of business environment which has influenced द बिजनेस ऑफ ट्विंकल स्टार एडवर्सली। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक ट्विंकल स्टार रिजॉर्ट था जो बहुत वेल नोन था ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज के लिए, यानी कि कोई बहुत फेमस एक एस्टेब्लिशमेंट थी। लास्ट 6 मंथ से उसके कंपटीशन में एक और ओपन हो गया, एक और एस्टेब्लिशमेंट आ गई जिसमें अच्छी फैसिलिटीज थी एज कंपेयर टू ट्विंकल स्टार जो रिजॉर्ट है, जिससे ट्विंकल स्टार का जो बिजनेस है वो एडवर्सली इफेक्ट हुआ, यानी कि उसको नेगेटिव इफेक्ट आया उसके ऊपर। सो ये किस प्रकार की रिलेशनशिप है। सो देखिए इसको हम बोलते हैं, ये है डायनामिक नेचर ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस जो है वो डायनामिक होता है क्योंकि इसमें बेसिस फैसिलिटीज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज चलेगा। इसलिए कहते हैं कि हमें अप टू डेट होना चाहिए बिजनेस में। और इससे रिलेटेड, यानी कि जो भी अगर इसको सीरियसली सीखना चाहते हैं उनको मेरी एक सजेशन है, एक बुक आती है, बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल।
सो उसको आप जो है एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मतलब उसमें बहुत अच्छी सी तरह है, मैं भी कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने की, क्योंकि वो अम, बहुत ही अच्छी बुक है मैनेजमेंट या लाइफ को समझने के लिए, कैसे हम अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस लाइक कॉम्पैक्ट डेस्क ऑफ कंप्यूटर have become obsolete. Google, with its Google Drive service, Apple with iCloud offering, enable the user store, document, photos, music, and movies on web-based server. Identify the feature of business environment being described in the above. देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जैसे जो सीडीज हैं वो एब्सोल्यूट हो गई है, और गूगल ने गूगल ड्राइव दे दिया, एप्पल ने आई क्लाउड स्टोरेज जो है वो हमें ऑनलाइन मिलती है। ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी, क्योंकि अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी इन दिस वर्ल्ड। अनिश्चितता जो है वो ही एक निश्चितता है इस संसार में, हर चीज जो है वो अनिश्चित है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें बात आई टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन क्या होते हैं। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस जो है, एज टेक्नोलॉजी इज फैसिलिटेटिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हम बोलते हैं जब टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करती है रिसाइकलिंग प्रोसेस को, यानी कि जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है, प्लास्टिक के कचरे से, कचरे की बोतल से कोई और चीज बनाना, उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस। जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दिया है डिजी लॉकर का, कि डिजी लॉकर इन द कंट्रीज फर्स्ट सर्वर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरेज ऑफ इंश्योरेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद द ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑन ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। जैसे डिजी लॉकर एक सर्विस लॉन्च की गई है, उसमें जो डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस या व्हीकल की जो रजिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं, वो सब ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। ये जो है एक टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस है। क्योंकि इससे हुआ क्या है, हमारा कागज का जो वेस्ट है वो समाप्त हो गया, या डॉक्यूमेंट को कैरी करने की जो प्रोसेस थी कि हमेशा अपने साथ रखो, उसकी वजह बजाय डिजी लॉकर में ये सारे उपलब्ध हैं। देन जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, हैज डेवलप्ड सर्विलेंस नेटवर्क using latest satellite technology. Under this system, the state mining department would be in a position to check illegal mining activities across the state. So देखिए इसमें ये क्या बोला है कि ये क्या चीज है, एक एग्जांपल दिया है कि जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उन्होंने एक सर्विलेंस नेटवर्क डेवलप किया है लेटेस्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से, यानी कि एक तो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हो गई इनकी। क्यों किया है? अंडर दिस सिस्टम द स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट वुड बी इन अ पोजीशन टू चेक इलीगल माइनिंग। जिससे जो स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट है वो इलीगल माइनिंग को कंट्रोल कर पा रहा है, तो इसको ये है हमारा पॉलिटिकल डायमेंशन में। इसमें टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन और पॉलिटिकल डायमेंशन दोनों ही कवर हो गई। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक डायमेंशन एंड लीगल डायमेंशन का एक एग्जांपल है, जिसमें यानी कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होगा और लीगल एस्पेक्ट भी होगा। जैसे इन ऑर्डर टू बूस्ट द डबल इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू over $1,000 billion by 2025, it is important to lower effective corporate tax rates, bring down cost of capital, and simplify regulatory and tax framework, identify the related dimension business environment. देखिए इकोनॉमिक और लीगल डायमेंशन की जब बात की जाए, तो उसमें क्या है कि जो टैक्स की रेट है उनको कम किया जाए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम किया जाए, और जो टैक्स फ्रेमवर्क है उसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो इसमें दोनों ही चीजें आ रही हैं, एक तो लीगल डायमेंशन से है क्योंकि टैक्स है तो लीगल चीज होगी ही, और दूसरा दूसरा इसमें जो है आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक डायमेंशन भी है। इसी तरह एक अनदर एग्जांपल है जिसमें इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और सोशल तीनों डायमेंशन रहेंगी। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल विद जीरो टेल पाइप एमिशन are emerging as a good alternative to problem like climate change, surging pollution leading to ill health, crude import bill, and energy security. Identify the related dimension of business environment. देखिए इसमें एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, सोशल डायमेंशन भी है, और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन भी है, जब हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज किया एज एन अल्टरनेटिव, क्योंकि इससे हमारे क्लाइमेट चेंज में भी मदद मिली। क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम्स हैं या पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि सोशल डायमेंशंस हैं, इनमें भी ये हमारा जो है इसमें भी हेल्पफुल हुआ, बेनिफिशियल हुआ। देखिए अब एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा दूसरा, जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है एलपीजी।
एलपीजी जो ये एलपीजी गैस सिलेंडर की बात नहीं है। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। यानी कि तीन चीजें हैं जो उदारवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा मानी जाती हैं: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये एलपीजी पॉलिसी जो है वो 1991 की पॉलिसी है, जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं वो वित्त मंत्री होते थे। उस समय जो है ये एलपीजी का कॉन्सेप्ट भारत ने अडॉप्ट किया था, उदारवाद की नीति अडॉप्ट की थी 1991 में। अब बेसिकली होता क्या है, इनमें क्या फर्क है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में? लिबरलाइजेशन होती है यानी कि जब हम प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी को बढ़ा देते हैं। जब किसी भी काम में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको जो लीगल फॉर्मेलिटीज या उस पे जो बंदिशें लगी होती थी उसको जब कम किया जाता है, उसके रिस्ट्रिक्शन को कम कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से व्यापार कर सके, बिजनेस कर सके, उसे कहते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक। उसका दूसरा आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होता है जब जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं पब्लिक सेक्टर की, एक मिनट। ओके, देखिए इसके बाद जो लिबरलाइजेशन के बाद सेकंड पॉलिसी है हमारी वो है प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं, पीएसयूज होती हैं, उनमें गवर्नमेंट का शेयर्स को घटाना और उसकी जगह प्राइवेट सेक्टर को उसकी ओनरशिप में इंक्रीज करना, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। यानी गवर्नमेंट ओन्ड जो कंपनीज थी उनको प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट कंपनीज को उसकी मैनेजमेंट को सौंपना, इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा है विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ये दो प्रकार से प्राइवेटाइजेशन होती है। अब इसमें फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, जैसे फर्स्ट होती है डीनेशनलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक सेल। डीनेशनलाइजेशन यानी कि जो 100% गवर्नमेंट ओनरशिप जो है, जो कि कोई पीएसयू था, गवर्नमेंट कोई कंपनी थी, उसका जो 100% ओनरशिप है वो प्राइवेट हाथों में ट्रांसफर कर देना, उसको कहते हैं डीनेशनलाइजेशन। यानी कि जो सरकारी कंपनी थी वो पूर्ण रूप से प्राइवेट हाथों में दे देना। सेकंड होती है पार्शियल प्राइवेटाइजेशन यानी पार्शियल सेल। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी ले लेता है, लेकिन 100% से कम होती है। मान लो किसी कंपनी के 75% शेयर्स जो है वो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिए, तो उसे कहेंगे हम पार्शियल प्राइवेटाइजेशन। डीनेशनलाइजेशन में 100% था, पार्शियल में 50% से अधिक और 100% से कम। इसी तरह जो तीसरी आती है वो है डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन और टोकन प्राइवेटाइजेशन। इसमें क्या होता है कि 5 से 10% जो शेयर्स हैं उनकी डिसइन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। सो कम स्केल पे करते हैं इसमें डेफिसिट या प्राइवेटाइजेशन और टोकन प्राइवेटाइजेशन। तीसरी टर्म आती है ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या है कि वन वर्ल्ड वन मार्केट, यानी कि जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें आपस में व्यापार को बढ़ाना, इंटीग्रेट करना और इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल द इकोनॉमीज इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। सिंपल वर्ड में लास्ट किसी एक वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था ग्लोबलाइजेशन का। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? सारी इकोनॉमीज को इकट्ठा कर देना, वन वर्ल्ड वन मार्केट करना, यानी कि जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनमें इंटरडिपेंडेंस बढ़ाना और उनको इंटीग्रेट करना, यही होती है ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें कुछ एक एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल जो यूनियन कैबिनेट है उसने एयर इंडिया को पूर्ण रूप से प्राइवेट हाथों में देने की बात की। सो ये क्या है, कौन सी पॉलिसी है? लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है या डीमोनेटाइजेशन है? सो इनको एक बार समझ लेते हैं होती क्या है। जैसे लिबरलाइजेशन हमने किया कि किसी भी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित करना कि आप भी इसमें हिस्सेदार बन सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। वर्ल्ड में बहुत सारी एयरलाइंस जो थी वो गवर्नमेंट सेक्टर की ही होती थी, जैसे इंडिया में भी गवर्नमेंट सेक्टर एयरलाइन होती थी इन द पास्ट। फिर जैसे ही ओपन स्काई पॉलिसी आई और
उस पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर जो है उसके लिए भी एयरलाइन सेक्टर ओपन हो गया। सो इसको कहेंगे हम लिबरलाइजेशन। किसी एक सेक्टर में जो पहले गवर्नमेंट सेक्टर का ही था, अब उसमें प्राइवेट हिस्सेदारी भी आ गई, प्राइवेट कंपनी जो काम करने शुरू कर दिए, तो उसको बोलेंगे लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होती है जब किसी सरकारी कंपनी को बेचना प्राइवेट हाथों में। ग्लोबलाइजेशन होती है कि सारी इकोनॉमीज में कोऑर्डिनेट करना, इंटरडिपेंडेंस बढ़ाना, इंटीग्रेट करना। और डीमोनेटाइजेशन आपको पता है, नोटबंदी। सो उसमें क्या होता है, जो प्रचलन में कोई करेंसी होती है उसको बंद करना और उसके स्थान पे नई करेंसी जो है स्टार्ट करना, उसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। अब इसमें पूछा कि जैसे मेक इन इंडिया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएट किया था सितंबर 2014 में टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो और इसमें उन्होंने बोला कि ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने आमंत्रित की मेक इन इंडिया प्रोग्राम का, तो ये था लिबरलाइजेशन की फॉरेन कंपनी जो है इसमें अपना इनिशिएट वो भी इसमें काम कर सकती हैं। ठीक है, सो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ये। अब देखिए इसमें एक बात आती है जो हमारा नेक्स्ट है मैनेजमेंट का, जिसमें मैनेजमेंट के जो हमारे फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद रिक्रूटिंग, डायरेक्टिंग, ये जो है सारे कंट्रोलिंग, ये जितने भी फंक्शंस हैं इनको हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस के फंक्शंस में। अब देखिए इसमें सबसे पहले आता है आपका नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव and developing appropriate courses of action to achieve these objective is called planning। so देखिए प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग जो है वो एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं और उनको अचीव करने के लिए प्लान या पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसको कहते हैं प्लानिंग। ठीक, देन सेकंड आपके पास आता है कि प्लानिंग जो है वो किस प्रकार की एक्सरसाइज नहीं है, तो इसमें जैसे हमारे पास है कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ये गलत ऑप्शन है। सो प्लानिंग क्या करती है, ये ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज को रोकती है, प्रोवाइड डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है और रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को डिक्रीज करती है। सो प्लानिंग जो होता है उसके मेन फंक्शंस होते हैं, जैसे वेस्ट एक्टिविटीज को वो रिड्यूस करती है, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है और डायरेक्शंस देती है। प्लानिंग जो है दैट इज नोन एज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो आपसे पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है। मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है प्लानिंग। देन बेनिफिट ऑफ प्लानिंग्स है जैसे हेल्प इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। सो प्लानिंग से क्या क्या चीज होती है, कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग कम की जाती है, थॉट की क्लियरेंस होती है और यूजलेस और रिडंडेंट एक्टिविटीज है वो मिनिमाइज कर दी जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग, की इनमें से प्लानिंग की फीचर कौन सी नहीं है। सो द राइट आंसर है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग का एंड पॉइंट क्या होता है, प्लानिंग का एंड पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना। जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं वो एंड पॉइंट है प्लानिंग का। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आते हैं स्ट्रेटजी, कि स्ट्रेटजी क्या चीज है या स्ट्रेटजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। सो स्ट्रेटजी डिराइव होती है ऑब्जेक्टिव से, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है उनके अकॉर्डिंग जो है हमारी स्ट्रेटजीज बनती हैं इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है अ स्ट्रेटजी इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच विल नॉट इंक्लूड द डायमेंशन। कौन सी चीज है जो स्ट्रेटजी में नहीं आती है। सो देखिए जो ऑप्शन है जो स्ट्रेटजी का पार्ट है वो है डिटरमिनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ये स्ट्रेटजी है। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, अगेन अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। एलोकेटिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, ये भी हमारा स्ट्रेटजी का ही पार्ट है। बट द एंड विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन, ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजी which is usually started या stated in the general terms। so basically क्या बोला गया है कि हमारी
जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होती है वो किस बेस पे होती है। सो जैसे हमने बोला कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको उनके बेसिस पे हमारी स्ट्रेटजी बनती है, बट जो पॉलिसीज हैं वो एक बेस प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेटजी बनाने के लिए इन जनरल टर्म्स। जब स्पेसिफिक टर्म होती हैं देन हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, इन जनरल टर्म्स इट्स पॉलिसी। नेक्स्ट है दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड। कौन सी चीज है जो हमें एग्जैक्ट मैनर बताती है कि कोई काम किस प्रकार से होना चाहिए। इसका आंसर है प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है वो डिटेल करते हैं द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान जो है वो हमारा प्रोग्राम स्टैंडिंग प्लान नहीं होता है। देखिए प्लान क्या होते हैं, दो प्रकार से मान के चलो। एक है स्टैंडिंग प्लान जो ईयर ऑन ईयर चलते रहते हैं, हमारे ऑनगोइंग प्लान्स होते हैं। और जो प्रोग्राम होता है वो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को का सोल्यूशन करने के लिए किया जाता है। पॉलिसीज प्रोसीजर और रूल्स ये बार बार चेंज नहीं किए जाएंगे, तो ये हमारे स्टैंडिंग प्लान है। बट प्रोग्राम जो है वो सिचुएशन टू सिचुएशन हमारा अलग होगा, तो इसलिए प्रोग्राम जो है वो स्टैंडिंग प्लान नहीं है। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ बजट विच इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमिन द नेट कैश पोजीशन। नेट कैश पोजीशन के लिए जो हम बजट प्रिपेयर करते हैं उसको कहा जाता है कैश बजट। ये डिफरेंट काइंड ऑफ बजट्स हैं, परचेज बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट और कैश बजट। नेट कैश पोजीशन के लिए कैश बजट। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है as the span of management increases in an organization, the number of level of management in the organization। क्या कहा गया कि जैसे जैसे मैनेजमेंट का जो स्पैन होता है वो इंक्रीज होता जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं मैनेजमेंट के वो डिक्रीज हो जाते हैं इन प्रोपोर्शन, क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो एम्प्लॉय तो ज्यादा हायर होंगे बट लेवल ज्यादा नहीं होंगे। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारे पास क्या एक टॉप मैनेजमेंट में कोई व्यक्ति है मान लीजिए, देन ऐसे सोच सकते हैं आप कि जैसे एक वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद हमारे एक सीनियर मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर लगा लो, सीनियर मैनेजर लगा दिया। उसके बाद हमारे असिस्टेंट मैनेजर हैं और सुपरवाइजर्स हैं। अब हमारे पास जैसे अगर इसका स्पैन बढ़ जाता है मैनेजमेंट का, कि अगर हम जो एक व्यक्ति है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स देख रहा है, उसका स्पैन जैसे मैनेजमेंट का हमने इंक्रीज कर दिया, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएंगे। कि हमने मान लो एक पोजीशन खत्म कर दी कि जो सीनियर मैनेजर है वो असिस्टेंट मैनेजर का काम भी देखेगा, या सुपरवाइजर विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू सीनियर मैनेजर, तो स्पैन कम हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच facilitate occupational specialization। Identify the type of organizational structure which facilitate occupational specialization। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। आगे हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है उनके बारे में देख लेते हैं, तो थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। देखिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 7 टाइप्स के हैं। हल्का हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या है, और मेनली इसके नाम से ही इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लियर हो जाती है। जैसे फर्स्ट है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? अ फंक्शनल स्ट्रक्चर ग्रुप्स एम्प्लॉयज इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वाई वर्क स्पेशलाइजेशन। जो हमारा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फर्म है, उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है एज पर देयर स्पेशलाइजेशन, उस हिसाब से एम्प्लॉयज को ग्रुप कर देना वो फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया। कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है उस हिसाब से एम्प्लॉयज को ग्रुप कर देना। जैसे अगर हम एक एग्जांपल एक होटल का, एक होटल में फ्रंट ऑफिस है, एक फंक्शन हो गया, फूड प्रोडक्शन दूसरा हो गया, फूड एंड बेवरेज सर्विस तीसरा हो गया, फ्रंट ऑफिस चौथा फंक्शन हो गया, इसी तरह अकाउंट सेक्शन हो गया। डिफरेंट फंक्शन है, उसके हिसाब से हमने फंक्शनैलिटी के हिसाब से एम्प्लॉयज को की ग्रुपिंग कर दी, उसको कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। देन हमारे पास आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयज अराउंड अ कॉमन प्रोडक्ट और जियोग्राफिकल लोकेशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन हैव टर्म फोकस्ड ऑन अ स्पेसिफिक मार्केट ऑफ प्रोडक्ट लाइन। देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि जो भी हमारी जियोग्राफिकल एरियाज हैं उसको हमने डिविजन्स में बांट लिया, और उसके हिसाब से हमने ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज भरे। जैसे हम बोलते हैं नॉर्थ डिवीजन में है और साउथ डिवीजन में, या ईस्ट या वेस्ट, उस हिसाब से हमने उसको बांट लिया।
देन हमारे पास आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? जब एक टीम मेंबर बहुत सारे मैनेजर को रिपोर्ट करता है, सो उसको कहते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है, उसका उसके उसको दो फंक्शन करने हैं, वो डिपार्टमेंट ए के मैनेजर को भी रिपोर्ट करता है, डिपार्टमेंट बी के मैनेजर को भी रिपोर्ट करता है, या फिर जो उनका जो एक कॉमन सीनियर मैनेजर है उसको भी रिपोर्ट करता है। तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। देन हमारे पास आता है टीम स्ट्रक्चर। टीम स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्मॉल टीम्स बनाई जाती हैं जिनको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है। तो टीम स्ट्रक्चर मीन्स जब हम एक फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 100 एम्प्लॉयज हैं, उसको हमने 4 टीमों में डिवाइड कर दिया और उनको अलग अलग टारगेट्स दे दिए ताकि वो अपना काम जो है वो अचीव कर सकें अच्छे तरीके से। बेसिकली होता क्या है टीम स्ट्रक्चर में, जैसे टीम के बीच में ही अगर आपने कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा दिया कि बेस्ट टीम को ये अवार्ड मिलेगा, ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो अपने आप ही हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये हमारे इंटरनल कंपनी स्ट्रक्चर से भी बियॉन्ड चला जाता है। यानी कि इसमें एक या एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, वो सिमिलर गोल अचीव करने के लिए साथ आ जाती हैं। जैसे कोई दो कंपनीज हैं, सो वो आपस में कोलैबोरेट कर लेती हैं कि हमें मिलके कोई काम करना है, उसको कहा जाता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। देन हमारे पास आता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है? हायरार्की बेसिकली क्या होती है? एक चेन ऑफ कमांड होती है, और जो कमांड है वो सीनियर मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट की तरफ आती है। सो जो कमांड है, डायरेक्शन ऑफ कमांड इज फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट। सो टॉप लेवल की कमांड जो है वो मिडिल मैनेजमेंट में आएगी, मिडिल लेवल की जो कमांड है वो बॉटम लाइन मैनेजर में आती है। इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि टॉप मैनेजमेंट में वाइस प्रेसिडेंट है, फिर उसका सीनियर मैनेजर है, उसके नीचे मैनेजर आते हैं, देन डिफरेंट असिस्टेंट मैनेजर आते हैं, देन फ्लोर सुपरवाइजर्स आते हैं, और उसके नीचे शिफ्ट इंचार्ज भी हो सकता है। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ हायरार्कीज हैं। अगेन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं, जब मैं आईबीएम में था वे बैक इन 2006 टू 2014 सॉरी 11, सो आईबीएम में बहुत सारे एम्प्लॉयज थे और उसमें बहुत बड़ी हायरार्कीज थी, बहुत बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप थे। देन सेकंड व्हेन आई स्विच टू इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज, वो एज कंपेयर टू आईबीएम काफी छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें हायरार्की जो थी वो काफी छोटी थी। उससे भी अगर कोई छोटी कंपनी में चले जाते हैं, कुछ छोटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, तो उसमें हायरार्की जो है वो और छोटी हो जाएगी। सेवंथ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे ही हम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसका अर्थ है कि जो मिडिल मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉय या टॉप मैनेजमेंट में है, वो बहुत कम लेवल रह जाते हैं मैनेजमेंट के। जैसे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद सीनियर मैनेजर और मैनेजर, या फिर आप बात कर सकते हैं कि एक ही सीनियर मैनेजर है और उसको रिपोर्ट करते हैं सारे सुपरवाइजर्स। सो इस तरह से जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा जिसमें हायरार्की जो है वो कम होगी, यानी कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कम होंगे, उसको कहते हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी इसमें से क्वेश्चन आपको आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन? सबसे पहले डेलीगेशन समझना है, डेलीगेशन होता क्या है। सो डेलीगेशन बेसिकली होता है जब कोई सीनियर मैनेजमेंट या सीनियर व्यक्ति जो है वो अपने जूनियर को, सबॉर्डिनेट को अपना कुछ काम करने को दे दे, उनको कहा जाता है डेलीगेशन। अब डेलीगेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, ये डेलीगेशन के पार्ट हैं। डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन का पार्ट नहीं है। Responsibility, authority and accountability are integral part of delegation. देखो उसके बाद है the scope of authority increases as we go higher up in the management hierarchy. The scope of authority increases, जो भी authority का scope है वो increase हो जाता है जैसे जैसे हम
मैनेजमेंट की हायरार्की में अपवर्ड चलते हैं। सो जो अपवर्ड डायरेक्शन में टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट है उसकी अथॉरिटी ज्यादा होगी, सबऑर्डिनेट की कम होगी। देन हमारे पास आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सबऑर्डिनेट की ऑब्लिगेशन है कि उसे अपना ड्यूटी ढंग से करना है, उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। डेलीगेट क्या होगा? अथॉरिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। याद रखना है हमें ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती है। अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही अराइज होती है, और अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही डिराइव होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। अथॉरिटी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय शुड बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड टू हिम। सो जो अथॉरिटी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय शुड बी इक्वल टू, जो अथॉरिटी किसी को ग्रांट की जाती है किसी एम्प्लॉय को, तो उसे इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, या जिसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उसको उतनी अथॉरिटी भी दी जाती है। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? इट हेल्प्स द मैनेजर टू इंश्योर दैट देयर सबऑर्डिनेट इज चार्ज हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। अकाउंटेबिलिटी होती है कि एक मैनेजर ये इंश्योर करे कि उसका सबऑर्डिनेट जो है वो अपनी ड्यूटी का डिस्चार्ज प्रॉपरली करे। ये अकाउंटेबिलिटी को आप बोल सकते हैं जवाबदेही। द अकाउंटेबिलिटी फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन। अकाउंटेबिलिटी का फ्लो भी अपवर्ड डायरेक्शन होता है। अ सबऑर्डिनेट इज अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर या सुपरवाइजर। तो जो सबऑर्डिनेट होता है वो अकाउंटेबल होता है अपने सुपीरियर के लिए, उसकी जवाबदेही होती है कि भाई क्यों काम नहीं किया आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेलीगेटेड। सो ये हमने पहले डिस्कस किया कि अथॉरिटी जो है अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। नेक्स्ट है व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड, organization is said to be by higher management level as centralized. So centralized जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या होती है? जब जो डिसीजंस हैं वो हायर मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, यानी कि डिसीजन की अथॉरिटी हायर लेवल पे होती है। देखिए अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट हमारी चीजें हैं। सो बेसिकली क्या है, हम इसमें जो मैनेजमेंट के पार्ट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उन्हीं को कवर कर रहे हैं अभी। देखिए प्रमोशन एंड ट्रांसफर आर द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वेयर एज कैंपस रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सो रिक्रूटमेंट क्या होता है? किसी न्यू एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भरना है, यानी न्यू एम्प्लॉय या न्यू जॉब रोल पे कोई भी वैकेंट जॉब रोल है उसको फिल करना रिक्रूटमेंट कहलाता है। इसके दो सोर्सेज हो सकते हैं, एक है इंटरनल सोर्सेज, एक एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज हैं जैसे प्रमोशन या ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया या किसी को प्रमोट करके जो हमारा वैकेंसी है वो फिल आउट कर दी, उसको कहेंगे हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। लेकिन जो कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, कैजुअल कॉलर्स होते हैं या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती हैं, उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ट्रांसफर क्या होता है? आप बोल सकते हैं कि ट्रांसफर इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट। अगर कोई ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट है तो उसमें से ट्रांसफर करके दूसरे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज को फिल करना सबसे अच्छा सोर्स है, क्योंकि नई न्यू हायरिंग नहीं करनी पड़ेगी। सेम ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति है, एक डिपार्टमेंट टू सेकंड डिपार्टमेंट रिक्रूट हो जाता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है? व्हेन अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंटेनिंग द डिटेल ऑफ द जॉब अवेलेबल। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स चाहिए तो वो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है। ऐसे जैसे आपने देखा होगा एनवीएस या केवीएस जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो आप वो फुल कहते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट में न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में या ऑनलाइन जब भी वो एडवर्टीजमेंट आती है कि वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ दिस टीजीटी पीजीटी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट।
देन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कॉस्ट मोर देन इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर है? सो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो होता है वो ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कम कॉस्ट होते हैं। क्योंकि देखिए अगर हमने जैसे ट्रांसफर करके एम्प्लॉय को भर दिया, तो ना तो हमें एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत है, ना इंटरव्यू कंडक्ट करवाने की जरूरत है, ना तो न्यू एम्प्लॉय को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की जरूरत है। सिर्फ हमने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चेंज कर दिया, उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो हमारा कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय जो है ट्रेनिंग की, वो कम हो जाती है। एक्सटर्नल में कॉस्ट ज्यादा रहेगी। देन हमारे पास है एक क्वेश्चन है, इट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस, कि इनमें से एक प्रोसेस जो है वो करियर ओरिएंटेड है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट सिलेक्शन, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल और रिक्रूटमेंट। सो सिलेक्शन जो है वो करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है रिलेट करती है। देन स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या होती है, इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। वर्कफोर्स का मीनिंग है एम्प्लॉइज। सो स्टाफिंग का अर्थ है कि जो भी एम्प्लॉय हैं उनकी सेटिस्फेक्शन इंश्योर करना, उनको अच्छे से यूटिलाइज करना, ताकि मैनेजमेंट के गोल्स अचीव हो सकें। और स्टाफिंग की प्रोसेस में ही बहुत सारी चीजें आती हैं, जिन जो रिक्रूटमेंट, हायरिंग एक्सेट्रा जितनी भी चीजें हैं। देखिए हमारे पास आता है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है, ये एक असेसमेंट है। इट इज एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो वर्कलोड एनालिसिस क्या हुआ, हमने एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हमें चाहिए डिफरेंट जॉब्स को अकम्प्लिश करने के लिए। यानी कि देखिए सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए। ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए हमने एक परफॉर्मेंस लेवल निर्धारित किया, और उस परफॉर्मेंस लेवल को अचीव करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। अब वो कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, इस चीज की असेसमेंट करना कहलाता है वर्कलोड एनालिसिस। देन हमारे पास आता है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है, दिस एनालिसिस would reveal the number and type of human resources available within the organization। so वर्तमान में ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, उस चीज का एनालिसिस वर्कफोर्स एनालिसिस होता है। वर्कलोड में जो रिक्रूटमेंट है हमारी, सॉरी रिक्वायरमेंट है, वर्कफोर्स एनालिसिस में जितने वर्तमान में है। देन हमारे पास आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो रिक्रूटमेंट क्या होता है, बेसिकली एम्प्लॉयज को, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, मीन्स जो हमारे भविष्य के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उनको सर्च करना, उनको स्टिमुलेट करना, उन तक एक मैसेज पहुंचाना कि हमें इतने एम्प्लॉयज की ज़रूरत है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इंटरव्यू प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। देन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, चूजिंग द बेस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट। यानी कि जितने भी लोगों ने अप्लाई किया जॉब के लिए, उसमें से जो बेस्ट होते हैं, जिनको हमने सिलेक्ट किया, उस प्रोसेस को कहा जाता है सिलेक्शन। आपने देखा होगा जब भी कोई जॉब निकलती है, वैकेंसीज निकलती है, उसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर टीजीटी कमीशन के 500 जॉब निकली, तो 50,000 लोगों ने अप्लाई अप्लाई किया। जो 50,000 लोग एम्प्लॉय जो डिफरेंट हमारे कैंडिडेट हैं, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आएंगे। उसके बाद जो सिलेक्ट हुए 500 वो सिलेक्शन प्रोसेस में आते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है, जो भी सिलेक्टेड एम्प्लॉय होती है उनको बाकी एम्प्लॉय से मिलाना, या कंपनी की जो पॉलिसीज है उसके बारे में उसको रूबरू करवाना, यानी कि जिसको आप इंडक्शन भी बोल सकते हैं। तो ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन आर ऑलमोस्ट क्लोजली रिलेटेड, कि न्यू एम्प्लॉय जो है उसको कंपनी के बारे में बताना, उससे एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन करवाना ताकि वो फैमिलियर हो जाए, उसे कहते हैं ओरिएंटेशन। देन होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इज रेफर टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड। प्लेसमेंट है उसको वो जिम्मेदारी दे देना एम्प्लॉय को जिसके लिए वो हायर हुआ है।
क्या होता है नॉर्मली जब भी आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, आप जब भी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस हो जाती है, देन 2-3 दिन की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। और ये 2-3 दिन की जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, अगेन इट विल डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन की उसका कितना कितना उसका ड्यूरेशन है। हो सकता है कि कंपनी में 1 दिन की हो, कहीं में आधा घंटे की हो, कई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है 1 वीक की ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता हो। ठीक है, और उसके बाद जो उसको प्लेस कर दिया जाता है उसके सही स्थान पर। देन स्टाफिंग है, इसमें सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ये सारी चीजें स्टाफिंग में आती हैं। ट्रांसफर रेफर टू हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज अलोंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो ट्रांसफर बेसिकली क्या होता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट, यानी कि उसका सेम लेवल पे मूव कर दिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। और जब अपवर्ड होगा तो उसको कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन लीड्स टू शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। हायर पोजीशन पे जब एम्प्लॉय को शिफ्ट कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं प्रमोशन। उसमें हायर पोजीशन भी हो सकती है, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएंगी, और इंक्रीज इन स्टेटस भी होता है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सीधा सा लिंक है, जितनी पोजीशन हाई होती जाएगी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। देन है बेनिफिट ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के बेनिफिट क्या होते हैं, मोटिवेशन लेवल इंप्रूव होता है, लॉयल्टी इंक्रीज होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल इज हायर। सो बेनिफिट ही है, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो मेंटली हो, बेनिफिट्स तो बेनिफिट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होते हैं, दीज आर द इंडिकेटर ऑफ पर्सनस लर्निंग एबिलिटी और द एबिलिटी टू मेक डिसीजन और जजमेंट। देखिए, जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं बेसिकली वो किसी भी व्यक्ति की लर्निंग एबिलिटी को चेक करने के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, या फिर उनको डिसीजन मेकिंग या जजमेंट के लिए वो टेस्ट लिए जाते हैं। जैसे आपने भी दिए होंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं बेसिकली जिसमें हमारी जो एबिलिटीज हैं उनके बारे में पता चलता है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो इंडिविजुअल का पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स चेक किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट में पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स ये मेजर किया जाता है। देन हमारे पास आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट होते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं उनकी प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए ये टेस्ट लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कोई होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, तो उसका ट्रेड टेस्ट हुआ, तो उसके ट्रेड टेस्ट में क्या हुआ, उसको एक मेन्यू कुक करने के लिए दिया जाएगा। वो अपना मेन्यू बना के प्रेजेंट करेगा, उससे उसके स्किल्स के बारे में कि जो उसकी प्रोफेंसी है उन स्किल्स के लिए उसका पता लग सकता है। देन हमारे पास इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट क्या होते हैं, दिस टेस्ट आर यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन, कि उस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट क्या है उस चीज को उस चीज का पैटर्न पता करने के लिए इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं। नाउ ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, काम करते करते इसमें ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग का जैसे नाम से ही है ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो इसमें बेसिकल चीजें आती हैं, अप्रेंटिसशिप, इंडक्शन एंड इंटर्नशिप। ये 3 चीजें आती हैं, अप्रेंटिसशिप, इंडक्शन, इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप क्या होती है, जैसे कोई कोर्स कर रहा है अपना, कोई जैसे डिग्री कर रहे हैं उसके बीच में 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है, कि आपको एक्चुअल वर्किंग जो नॉलेज है उस इंडस्ट्री का वो पता लग जाए। एक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, जैसे कोई व्यक्ति गया 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए उस इंडस्ट्री को ऑब्जर्व किया कि किस प्रकार के काम यहाँ पे होता है। अप्रेंटिसशिप होता है जब कोई व्यक्ति बिल्कुल रॉ है और वो चला जाता है। रॉ मीन्स उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है और उसको एक उस्ताद मिल जाते हैं जो उनको उसको सिखाते हैं। सो उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप कोर्स, यानी कि व्यक्ति जो है रॉ टैलेंट है और वो कोई काम सीखने के लिए किसी गुरु के पास चला जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें बेसिकली देखिए, इसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट, जैसे इनकोडिंग मैसेज, यानी कि सेंडर है, सेंडर क्या करता है, जो हमारा सेंडर है वो एक मैसेज को इनकोड करेगा, मैसेज चैनल के थ्रू जाएगा, रिसीवर के पास चला जाएगा, रिसीवर इसको डिकोड करेगा मैसेज को। ठीक है, और वो मैसेज चैनल के द्वारा फीडबैक देगा कि मुझे मैसेज जो है मिल गया आपका।
इसको कहते हैं हम कम्युनिकेशन प्रोसेस। और जो नॉइज है वो एक बैरियर होता है हर लेवल में कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ठीक, सो कम्युनिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ an exchange of idea and view among two or more person to create common understanding. So basically communication एक process है जिसमें ideas exchange किए जाते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। Then ये एक definition है according to Roger, communication is a process by which people create and share information with one another in order to reach common understanding. So इसको याद कर सकते हैं आप कि communication is a process by which people create and share information with one another in order to reach common understanding. देखिए अब हमारे पास एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, सेंडर है यानी कि जो मैसेज भेजता है, मैसेज है जो एक्चुअल मैसेज है, उसके बाद हमारे पास इनकोडिंग होती है। ठीक, इनकोडिंग क्या हुई कि जो मैसेज है उसके लिए जो हमने वर्ड, जेस्चर या कोई सिंबल यूज किया उसको कहते हैं इनकोडिंग। देन चैनल ऑफ मीडिया है, चैनल ऑफ मीडिया यानी कि जिस मीडियम के थ्रू वो मैसेज जो है एक बंदे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक गया। देन डिकोडिंग है कि उस जो भी सिंबल यूज हुए हैं उसको जो रिसीवर है उसने डिकोड किया और डिकोड करके रिसीवर ने उसको समझ लिया। देन रिसीवर जो है फीडबैक देता है कि उसको समझ आ गया या नहीं आया जो भी चीज है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं नॉइज की। सो नॉइज मीन ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो भी रुकावटें आती हैं उसको कहते हैं नॉइज। सो बेसिकली एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल और मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक, ये चीजें आती हैं। देन हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या इंपॉर्टेंट है? एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का बेस है कम्युनिकेशन। इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी, तो मैनेजर की जो एफिशिएंसी उसको इंक्रीज कर देता है। हेल्प इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज की स्मूथ वर्किंग इंश्योर करता है। प्रमोट कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। इफेक्टिव लीडरशिप, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल, एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो ये सारी ही इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन के टाइप्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जब हमें ऑफिशियल चैनल के थ्रू कोई कम्युनिकेशन आती है, मे बी ओरल और रिटन। ऑफिशियल चैनल के थ्रू, सो जैसे सिंगल चेन, व्हील चेन, सर्कुलर नेटवर्क, फ्री फ्लो नेटवर्क, इन्वर्टेड वी नेटवर्क, ये बेसिकली ये चैनल है डिफरेंट। सो इतने ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं हमें, हमें पता होना चाहिए फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होती है। फॉर्मल जिसका एक सोर्स पता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है। जैसे हम बोलते हैं कि सीनियर मैनेजर ने ये कहा है, वो फॉर्मल हो गई, एक लेटर आ गया, ईमेल आ गया। लेकिन अगर कोई बोले कि मैंने सुना है सीनियर मैनेजर ने कुछ कहा है, ये कहा है, अब श्योरिटी नहीं है उसमें, सो उसको कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है गॉसिप्स या ग्रेप वाइन टॉक जिसको हम बोलते हैं, र्यूमर्स होते हैं ये। इसमें कोई सोर्स पता नहीं चलता कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, बस किसी ने ऐसे बोल दिया कि भाई कल जो है छुट्टी है, तो सबने मान ली छुट्टी है, so उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे जो ईमेल एंड व्हाट्सएप का अगर मैं बात करूँ, व्हाट्सएप को कंसिडर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ही करते हैं कि ये एक हमारा फॉर्मल चैनल है, नहीं तो जो ईमेल होता है या फिर रिटन में कुछ चीज लेटर भेजा है वो हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ऐसे ही किसी को बोल दिया, किसी का सबूत नहीं है और बाद में मुकर गए कि भाई मैंने तो बोला ही नहीं, देन दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारे पास आते हैं बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर होते हैं, उनमें सबसे पहले है सिमेंटिक बैरियर टू कम्युनिकेशन। इसमें होता है कि वैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, टेक्निकल जैर्गन, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन या फॉल्टी ट्रांसलेशन, ये सिमेंटिक बैरियर कहे जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमें जो भी हमने वर्ड यूज किया है या कोई सिंबल यूज किया उसी में क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या है। समझ में नहीं आ रहा कि उसकी जो कोडिंग है वो कैसे हुई है, कोडिंग ही गलत हो गई, दैट इज सिमेंटिक बैरियर। दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, या इमोशनल या साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे हम बोले लैक ऑफ अटेंशन, कोई मैसेज कोई चीज पढ़ा रहे हैं, जैसे अब ये क्लास चली है, ऑलमोस्ट 50 मिनट की क्लास होने वाली है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सो हो सकता है वो थोड़ा बोरियत फील करें,
अटेंशन लैग कर जाए, तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। देन प्री मैच्योर इवेल्युएशन, यानी कि प्री मैच्योर इवेल्युएशन, अभी बात पूरी नहीं हुई है फिर भी वो एक इवेल्युएट कर ले कि भाई ये ऐसा ऐसी बात बोली जा रही होगी। देन पुअर रिटेंशन या डिस्ट्रस्ट, ये सारे जो है साइकोलॉजिकल बैरियर हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, या कॉम्प्लेक्सिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं। उसके बाद आते हैं पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या है? ये सेंडर और रिसीवर दोनों की तरफ से हो सकते हैं, जैसे फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। मान लो किसी ने, कोई सीनियर मैनेजर है, उसने कुछ गलत चीज बोल दी, तो उससे उसका डर है कि भाई उसको मैं कैसे चैलेंज करूं, सो ये पर्सनल बैरियर है। या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट, या इसका वाइस वर्सा, कोई मैनेजर है उसको लगता है कि जो सबॉर्डिनेट है वो अच्छा काम नहीं कर सकता, या मुझे शक है कि वो काम नहीं करता है, ये पर्सनल बैरियर है। या लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, यानी पर अगर अच्छे से इंसेंटिव ना मिले, देन अगेन दैट इज अ पर्सनल बैरियर। नाउ हमारे पास है मेजर टू ओवरकम बैरियर। बैरियर्स को किस प्रकार जो है हम दूर कर सकते हैं। सो इसमें देखिए क्या है, बेसिकली कॉमन सेंस है। सॉरी, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, की जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, टोन यूज कर रहे हैं, या मैसेज का जो कंटेंट है वो सही होना चाहिए। कन्वे थिंग्स टू हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर, ऐसी चीजें कन्वे करें जिससे हेल्प हो, वैल्यू हो लिसनर के लिए। इंश्योर फीडबैक मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट लेना, फीडबैक या एग्रीमेंट कि भाई आपको जो मिला क्या यही आपको इंफॉर्मेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ। कुछ स्लैंग्स यूज होते हैं, जैसे एक स्लैंग है गो अहेड एंड ब्रेक योर लेग। इसमें ब्रेक योर लेग टांग तोड़ना नहीं है, इसमें ब्रेक योर लेग है इनिशिएट करना। ठीक है, सो जब कोई भी इस तरह से मैसेज आता है, अगर किसी ने कहा, मान लो एक एग्जांपल है, फनी एग्जांपल है, कि बोला कि भाई ब्रेक योर लेग, तो अपनी टांग तोड़ने नहीं बैठ जाना है, उसका अर्थ होता है कि अपना इनिशिएट करो। सो अगर किसी चीज में कंफ्यूजन है, कोई चीज क्लियर नहीं है, देन इट इज मस्ट कि उस चीज की क्लैरिटी ली जाए ताकि काम अच्छे से हो सके। फॉलो अप कम्युनिकेशंस हैं, बी अ गुड लिस्टनर, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो आपका जो रिसीवर है उसको हिंदी समझ आती है और आप इंग्लिश में मैसेज कन्वे कर रहे हैं, देन अगेन इट्स यूजलेस। देन कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, सो जब भी आप कम्युनिकेट करें तो अदर्स जो भी है उनसे कंसल्ट कर लें कि ये सही है या नहीं। देखिए नेक्स्ट हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पीछे भी हमने डिस्कस किया कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसका सोर्स डिटेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन एंड इट लीड्स टू र्यूमर, इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। आपसे ये वर्ड आ सकता है पेपर में कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होती है, तो इसमें ये नहीं है कि अंगूर की बेल पे चढ़ के कम्युनिकेट करना, इसका अर्थ है कि ये र्यूमर फैलाना, गप है ये। देन प्री मैच्योर इवैल्यूएशन इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर, अभी पीछे पढ़ा हमने। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, इनमें से कौन सा एक डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है। तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट होते हैं सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। इंस्पेक्शन नहीं है, इंस्पेक्शन इज कंट्रोल का पार्ट है। आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द डायरेक्टिंग फंक्शन टेक प्लेस इन द एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो सारे लेवल पे, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, तीनों लेवल पे काम आता है डायरेक्टिंग का फंक्शन। Then incentive. Incentive क्या होते हैं? These refer to all measures which are used to motivate people to improve performance. Incentive basically all measures होते हैं, सारे ही तरीके होते हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। देन करेक्ट सीक्वेंस और स्टेप्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो हमारे स्टेप्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज हमें पता होनी चाहिए। सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया चैनल, जिसको हम बोल सकते हैं मीडिया या मीडिया चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक। ये जो सीक्वेंस है ये हमें याद होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। देन देखिए सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर जो कम्युनिकेशन होती है उसको बोलते हैं हम अपवर्ड कम्युनिकेशन, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है जो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट आती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन।
देखिए अब है हमारे कुछ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर है। नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल मोटिवेटर क्या होते हैं? कंप्लीटिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क, अलग अलग तरह का काम करने को दे दिया। हैविंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ अ रोल इज कैरिड आउट, सो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए रोल करने, अपना जॉब परफॉर्म करने के लिए। रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, जितना रिजिड चीजें होंगी उतना ही एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होगा। जितना फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है वो अच्छे से काम करेगा, मोटिवेट भी रहेगा। मोटिवेट एम्प्लॉयज होगा वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होता है। मेकिंग मोर डिसीजंस, ये भी नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर है। हैविंग मोर कंट्रोल ऑन टास्क एंड ड्यूटीज, जब उसको अथॉरिटी दी जाएगी तो वो अगेन नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर है। डेवलपिंग एडिशनल स्किल्स, जो भी वैल्यू ऐड किए जाते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके बीच बीच में कुछ ट्रेनिंग्स करवा दी जाएं, टीम बिल्डिंग की, मैनेजमेंट की, स्किल्स की, एडिशनल स्किल्स की। जैसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स होती है हमारी, प्लेटिनम स्क्वाड है, प्लेटिनम स्क्वाड है, सेवन सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, थिंकिंग हैट्स है, फिश ट्रेनिंग है। ये सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जिनसे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। और एनहांसिंग नॉलेज, उसका नॉलेज के लिए भी उसकी एनहांसमेंट की जा सकती है, ये भी एक नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर है। देखिए ये हमारे पास मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की है, यानी कि जो भी नीड्स है इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैस्लो ने दिया था, मैस्लोस थ्योरी है ये हायरार्की नीड की। तो सबसे पहले हमारी होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आता है फूड, वाटर, रेस्ट, यानी कि घर वगैरह, फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद सेफ्टी नीड होती है जिसमें सिक्योरिटी आती है। देन लव एंड बिलोंगिंगनेस होती है जिसमें रिलेशनशिप, फ्रेंड्स एक्सेट्रा आते हैं। उसके बाद हमारी एस्टीम नीड आती है, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट की। एंड देन हमारे पास आते हैं सेल्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। और लास्ट हमारे सेल्फ ट्रांसडेंस। बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक ज्यादा होती है, हम ऊपर भी देख सकते हैं। सो ये सीक्वेंस भी हमें याद होना चाहिए, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नाउ देखिए कंट्रोल फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। कंट्रोल फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो कंट्रोल फंक्शन होता है वो सारे ही लेवल्स पे लागू होता है, कैरी किया जाता है। सारे ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट इसको कंट्रोल फंक्शन को कैरी करते हैं। कंट्रोल फंक्शन जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन करता है। इट हेल्प्स इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन, इंश्योरिंग दैट इवेंट्स कंफर्म टू प्लान्स। देखिए ये सारे ही कंट्रोल के फंक्शन है, क्या उसकी जरूरतें हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। इट इंश्योर ऑर्डर एंड discipline, it help in judging accuracy and standard, it improve employee motivation. Controlling function brings the management cycle back to planning function. कंट्रोलिंग फंक्शन का अगला जो साइकिल है वो अगेन प्लानिंग फंक्शन है। सो जो मैनेजमेंट का फंक्शन है हमारा प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग की खत्म होता है। कंट्रोलिंग के बाद दोबारा प्लानिंग फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। देन हमारे पास है कंट्रोलिंग इज आल्सो known as backward looking function because it's like a postmortem of the past activity. तो कंट्रोलिंग फैक्टर बेसिकली क्या होता है? एक हमारा बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है, इसमें हम पोस्टमार्टम करते हैं एक्टिविटीज का, क्या गलत गया क्या सही गया, ठीक है। बेसिकली ये चीजें हैं। उसके बाद है रिड्यूसिंग द वर्कर एब्सेंटिज्म इन अ फैक्ट्री बाय 20% इज एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। ये रिड्यूसिंग द वर्कर्स एब्सेंटिज्म, यानी कि किसी अगर फैक्ट्री में एब्सेंटिज्म ज्यादा थी उसको अगर हमने रिड्यूस कर दिया बाय 20% और 30%, तो ये एक क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए बेसिकली जो हमारे कंट्रोल फंक्शन होते हैं उसमें एक टर्म यूज होती है COPC में, कापा, CAPA। उसको हम बोलते हैं करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन होते हैं कोई भी गलती हो गई उसको करेक्ट करना, और प्रिवेंटिव एक्शन होते हैं कि गलती दोबारा ना हो, उसके लिए क्या कैसे सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। सो ये थे हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, लेवल ऑफ मैनेजमेंट थे। बहुत लंबा चैप्टर था, यानी कि काफी चीजें इसमें डिस्कस कर ली। इसको आप एक या दो बार सुनेंगे तो काफी क्लैरिटी हो जाएगी। और इसके बावजूद भी ना हो तो आप किसी भी टॉपिक पे मुझे बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की, या फिर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हम जो है ये जितने भी टॉपिक्स हैं उनको दोबारा से अच्छे से, और अच्छे से, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो उससे के साथ डिस्कस कर सकते हैं,
ठीक है। सो अब इसके बाद हमारा एक और वीडियो आएगा, उसका बिजनेस स्टडी जो है वो +1 +2 की समाप्त हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद जय भारत। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद जय भारत।